हेलो नमस्कार, मैं हूं आप सबकी रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे और बिल्कुल सुरक्षित से रहने की ज़रूरत है क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो गाइस, बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। आज मैं देने वाली हूं आप सबके भी बहुत सारे नहीं 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 बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे जवाब। मतलब आप लोग जब कमेंट करते हो तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मैं जवाब अच्छे से दे पाती हूँ, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं जवाब डिटेल में नहीं दे पाती। और ये सब आपको भी पता है कि कमेंट्स में हम क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के बिल्कुल डिटेल में जाके जवाब नहीं दे पाते। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना दूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे एक्सप्लेनेशन हम कमेंट में जाके नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने सोचा ये व्लॉग बना लूँ ताकि कुछ जो क्वेश्चंस हैं कितने लोगों के, उनके मैं आंसर्स जो है डिटेल में दे पाऊँ यहाँ पे। तो गाइज, अगर किसी के क्वेश्चन छूट गए हैं तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। वैसे मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, रिसेंट से ही क्वेश्चन जितने आ रखे हैं स्टार्टिंग में। सो गाइस, देरी ना करते हुए बढ़ाते हैं व्लॉग को आगे। तो चलिए उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है अनु कुमारी का। उन्होंने लिखा है कि हेलो दी, मेरा वी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो हाँ जी, मैंने जैसे आपको मैसेज किया था कि हाँ जी, आप बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हो। यूट्यूब पे डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इंस्टा पे हूँ। अगर आप सर्च करोगे रश्मि सिंह ब्लॉग से, तो मैंने बताया था कि मैं इंस्टा पे हूँ, वहाँ जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैं ज़रूर आपके मैसेज को रिप्लाई करूँगी। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मुझे कमेंट करता है, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको पूरा रिप्लाई कर सकूँ। तो अनु कुमारी, आप प्लीज़ वहाँ जाइए और मुझे मैसेज करिए, मैं ज़रूर आपके मैसेज को रेस्पॉन्ड करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी रावत का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप ट्रांसप्लांट के बेड आईसीयू में कितने दिन तक रहे? सो नाइस क्वेश्चन लक्ष्मी रावत जी। मैं ट्रांसप्लांट होने के बाद आईसीयू में 5 डेज तक थी। क्यों, मेरा 6 जुलाई को ऑपरेशन हुआ था एंड 6, 7, 8, 9, 10 को मेरा 5th पीओडी था। लेकिन वो 10th को ना करके उन्होंने 11th को 5th पीओडी उनके हिसाब से होता है, क्योंकि 6th को सर्जरी होती है हमारी, तो वो उस दिन पीओडी नहीं करते, अगले दिन से वो पीओडी काउंट करते हैं। यानी 11th को जो है मेरा 5th पीओडी था एंड 12th को मैं आफ्टरनून तक डिस्चार्ज हो गई थी। डिस्चार्ज ऐसे थी, मैं 5 पीओडी तक आईसीयू में थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तान्या सिंह का। तान्या, इनका क्वेश्चन था कि दी आफ्टर ट्रांसप्लांट वेट गेन बहुत होता है, उसे कंट्रोल कैसे करें? राइस, एग यानी नॉनवेज मैंने सब बंद कर दिया है बट स्टिल वेट बढ़ रहा है। मॉर्निंग वॉक करती हूँ, कैसे मेंटेन करूँ? या मैं आप अपना खाने पीने का रूटीन शेयर कीजिए। क्या आपका बहुत वेट गेन हो रहा है? जल्दी प्लीज़ हेल्प मी ऑन दिस। सो तान्या सिंह, मैंने आपको इससे पहले भी रिप्लाई किया था कि वेट गेन बिल्कुल होता है और मेन प्रॉब्लम यही होती है कि अभी आपकी सर्जरी, आपने बताया था कि 23 जुलाई को हुआ, यानी आपकी सर्जरी मेरे बाद हुई है, वो भी कुछ दिनों बाद। यानी आप सेम कंडीशन में हो जैसे मैं हूँ। लगभग आपका भी 2 मंथ्स पूरा होने जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो होता है प्रॉब्लम वो बिल्कुल रिसेंट में होता है। क्योंकि एक तो सारे दवाओं के डोसेज हाई रहते हैं अभी इस टाइम। ग्राफनोस का भी हाई डोसेज रहता है टैक लेवल को सही करने के लिए। वाइसलॉन का भी होता है ताकि हमारे ब्लड में इन्फेक्शन ना हो और हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो, ताकि नया किडनी को रिजेक्ट होने से बचा सके। तो इसलिए सारे डोसेज के दवाओं के जो डोसेज होते हैं वो हाई होते हैं, जिसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। और सबसे ज़्यादा इस टाइम जो इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे वो है वाइसलॉन का, यानी जो स्टेरॉयड हम ले रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं अभी आपको शायद कैमरे में नहीं आ रहा होगा, मेरे स्किन पे बहुत सारे एक्नेस हो रखे हैं। मेरा फेस भी आपको थोड़ा सा पफनेस सा लगता होगा। और जब मेरी भी सर्जरी हुई थी लगभग 1 हफ्ते तक तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे मेरे में, लेकिन जैसे ही मैं घर पे आई मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए थे। मेरे फीट में भी स्वलन हो रखा था, जिसे देख के एक अंदर सा अजीब सा ही डर लग गया था। क्योंकि आपको पता है कि
स्वेलिंग कब होती है? ये वही वाली फीलिंग थी कि जब डायलिसिस हमारा होता था, जब डायलिसिस को थोड़ा टाइम हो जाता था या फ्लूइड भर जाता था शरीर में ज़्यादा, तब स्वेलिंग हो जाती थी। तो उस टाइम भी दिमाग में यही चीज़ क्लिक की कि अब स्वेलिंग क्यों? मेरा भी फीट स्वेल हो रखा था और फेस भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्वेल हो रखा था। तो जो भी देखता था वो कहता था कि अभी स्वेलिंग क्यों स्टार्ट होगी एंड ऑल फिर जब हम पहले फॉलो अप के लिए गए, उस टाइम मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा स्वेलिंग मुझे क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर का यही कहना था बिकॉज यू आर टेकिंग वाइसलॉन एज अ स्टेरॉइड। वह स्टेरॉइड आप देखते होगे लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए लेते हैं तो वो चीज़ें हमें दी जा रही है, वो भी हाई डोजेज में दी जा रही हैं। तो आधा साइड इफ़ेक्ट तो उसका होता है वाइसलॉन का। प्लस हमारा जो इस टाइम का डाइट होता है हाई प्रोटीन डाइट होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करने से भी बॉडी में जो है वेट गेन होती है। लोग कहते हैं प्रोटीन से कम होता है, लेकिन प्रोटीन जब बहुत हाई रहता है तो वेट गेन होता है। और इसके साथ हमारी अभी एक्टिविटी भी बहुत कम है, इसलिए आपने जो बताया कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, वो सही है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, लेकिन आप कोशिश क्या करो कि आफ्टरनून और इवनिंग दोनों टाइम भी वॉक करो अपने रूम में ही वॉक किया करिए। आपको इसके लिए बाहर, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा अगर आप पार्क जा रहे हो तो प्लीज़ पार्क ना जाओ अभी, क्योंकि 3 मंथ्स तक हमें अवॉइड करना है। मैं अपने रूम में ही रहती हूँ या बहुत इमरजेंसी होता है, कुछ करना होता है, तब मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ। अभी तक मैं पार्क में बिल्कुल वॉक करने या फिर नहीं गई हूँ, और उम्मीद है अभी मैं 3 मंथ से क्या मैं 4 मंथ्स तक अवॉइड करूँगी इस चीज़ को। उसके बाद से मैं जब स्टार्ट करूँगी जाना, मैं आप सबको ज़रूर इससे अपडेटेड करूँगी। तो ये चीज़ कोशिश करिए आप कि अपने रूम में ही आप कम से कम वॉक ज़्यादा किया करिए। आप वॉक जितना करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। एक तो आपको पेन में ईजीनेस होगी आपकी, प्लस आपकी बॉडी में वेट गेन होने से भी बचेगा। और फ्रूट्स में अगर मैं बोलूँगी तो आप पपाया लो स्टार्ट करो लेना। पपाया बहुत ही अच्छा होता है फैट के लिए। और आपने जो मैंने बताया था कि आप अभी ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, यानी दाल का इंटेक थोड़ा सा आप कम कर दो। अगर एक बार ये करके देखो। बाकी मैं आपको पूरा अपने डाइट का जो है मैं इसका नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर बताऊंगी, जहां मैं डिटेल से बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ और क्या क्या खाना या पीना चाहिए। तो वेट गेन के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि बिल्कुल अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भी वेट गेन हुआ था, मेरा भी वेट गेन 62 तक चला गया था। ओके, क्योंकि मैं आईसीयू में थी तब मुझे याद है मेरा वेट गेन 65 कुछ आ रहा था उस टाइम, लेकिन पता नहीं वो अपने आप फिर कम हो गया और 62 तक तब भी आया। फिर मैं नेक्स्ट फॉलोअप के लिए गई थी, तो एक बार कम होता था एक बार हाई होता था, ऐसा करके होता था मेरा वेट गेन। लेकिन अभी मेरा वेट गेन 58 हो गया है, यानी उससे कम हो रखा है। तो मैं तीनों टाइम वॉक ज़रूर करती हूँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में खाना खाने के बाद और इवनिंग में। और 2 टाइम मैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ बिल्कुल ही, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों करती हूँ। प्लस मैं पानी का इंटेक बहुत करती हूँ, मैं 4-4 लीटर तक पानी अभी भी पी जाती हूँ। तो आप अपने पानी का इंटेक भी हाई रखिए। तो और उम्मीद है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे टाइम टू टाइम। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेंशन मत लीजिए। अभी हमारी रिसेंट में ही सर्जरी हुई है, अभी हमारी बॉडी को टाइम लगेगा चीज़ों को अडेप्ट करने में। तो प्लीज़ इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपका वेट गेन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आपके डॉक्टर हर वीक फॉलोअप के लिए बुलाते ही होंगे अभी, तो जब कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। लेकिन प्लीज़ टेंशन मत लीजिए इन चीज़ों का। मैं अभी एकदम फ्री होके रहती हूँ। हाँ, पेन मुझे भी है एब्डोमेन में, बिल्कुल नीचे साइड में जहाँ पे कट है वहाँ पे मुझे अभी भी पेन होता है। इवन वॉक करने पे या मैं 10 to 15 मिनट्स कहीं खड़ी हो जाऊँ स्ट्रेट, तो पेन होता है। तो मुझे पता है कि वो अपने टाइम से ही बॉडी जो है रिकवर होगी। अगर हम चाहें कुछ चीज़ें बिल्कुल एकदम से सडन ठीक हो जाए तो वो नहीं ठीक होने वाली हैं। आपकी जितना टाइम दिया गया हीलिंग के लिए वो उतना प्रोसेस लेगा आपकी बॉडी हीलिंग के लिए। तो तान्या, मेरे डाइट के वेट का आप ब्लॉग करिए, सॉरी, मेरी डाइट के ब्लॉग का आप वेट करिए। मैं जल्दी ही डाइट के लिए बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और टेंशन फ्री होके आराम से अपना ख्याल रखिए। तो उम्मीद है तान्या कि मैंने आपकी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दिया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अंजू बैनर्जी का। ये मैम मुझे बहुत हमेशा व्लॉग पे अच्छे अच्छे कमेंट्स देती हैं, तो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंजू बैनर्जी। उनका क्वेश्चन है कि डायलिसिस से कब तक ज़िंदा रह सकता है मैम?
मेरे हस्बैंड का 3 टाइम्स होता है वीक में, प्लीज़ आंसर। मैम आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि ज़िंदा रहना, देखिए एक तो पहली चीज़ ये है, ठीक है हमें प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ज़िंदा रहना हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है, वो कब तक किसको रखता है। वरना आदमी ख़त्म होने के लिए उस टाइम भी ख़त्म हो सकता है जिस टाइम हमारा क्रेटिनिन इतना हाई रहता है कि चीज़ें अनकंट्रोलेबल रहती हैं, यू नो। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये माना गया है कि अगर यंग एज तक, जैसे 40, 45, 60, 50 जैसे एजेस होते हैं, कि अभी आदमी जल्दी जल्दी रिकवर हो सकता है। उसके बाद वो 60, 70, 80 अगर इस एज में किडनी फेलियर होती हैं तो थोड़ा प्रोसेस टाइम लगता है उसमें। तो डायलिसिस से है जो एक अनुमान लगाया गया है कि डायलिसिस से जो यंगस्टर्स टाइप के लोग होते हैं वो आराम से 10 से 12 साल तक रहते हैं, और ऐसे जो नॉर्मली जिनके ओल्ड एज हो जाता है वो 5 to 10 ईयर्स ही तक होते हैं। बट कितने लोगों को देखा गया डायलिसिस से बहुत बहुत साल तक भी रहे हैं। वैसे डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। डायलिसिस से भी आप इजीली रह सकते हो अगर, लेकिन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में देखिए तो ट्रांसप्लांट इजी ऑप्शन है डायलिसिस से कहीं ज़्यादा। और आपने बताया कि आपके हस्बैंड का 3 टाइम्स अ वीक होता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। 3 टाइम्स अ वीक मतलब डॉक्टर के हिसाब से होगा। डॉक्टर किसी को 2 टाइम्स अ वीक कहता है, किसी को 3 टाइम्स अ वीक कहता है। तो मेरा ट्वाइस अ वीक था, और मेरे तो अभी 8 महीने में मेरी ये कंडीशन हो गई थी। तो डायलिसिस वीक बनाता है, तो मेन इसका यही इफ़ेक्ट होता है कि डायलिसिस जितना होता जाता है उतनी बॉडी आपकी वीक होती जाती है। तो घबराइए नहीं, बस ऊपर वाले से दुआ करिए और बाकी चीज़ों को उसके ऊपर ही छोड़ दीजिए, ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी। बस इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी अंजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक मिश्रा का, जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि वाई यू आर नॉट गो फॉर ABPO इनकम्पैक्टेबल ट्रांसप्लांट, राइट अभिषेक, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। प्रॉब्लम देखिए, अधिकतर जो चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जब हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे प्रोसेस में जाते हैं तो अधिकतर चीज़ें होती हैं वो सर्जन के ही हाथ में होती है, वो डॉक्टर के ही हाथ में होती है कि वो आगे क्या डिसाइड कर रहा है। डोनर और रेसिपिएंट, ये दोनों ऐसे होते हैं कि डॉक्टर को डोनर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर को ये लगता है कि अगर इसके पास सेम डोनर अवेलेबल नहीं है, देखो मैं O पॉजिटिव थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि O पॉजिटिव में मेरे मम्मी पापा का भी ब्लड जो ग्रुप था वो अलग था, उनका AB था। लेकिन जब मेरे फादर इन लॉ आगे आए कि मैं O पॉजिटिव हूँ, मैं दे सकता हूँ, तो डॉक्टर को ये इससे बेटर ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। जब चीज़ें सीधी हैं तो क्यों फिर हम उस चीज़ों को टेढ़े करके यूज़ करें, तो उन्होंने, डॉक्टर ने ही हमें बोल दिया कि इट विल बी बेटर इफ़ विल गो फॉर O पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप जो होता है उनके सक्सेस रेट हाई होते हैं। तो जब डॉक्टर ने ही हमें ये सजेशन दे दिया कि आप O पॉजिटिव के साथ जाओ, तो हमने और कोई लिया ही नहीं, फिर हमने सोचा ही नहीं और कोई चीज़ वहाँ पे। उसके बाद से ट्रांसप्लांट के सारे प्रोसेसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि और कुछ सोचना ही नहीं था। पापा रेडी थे, मैं रेडी थी सर्जरी के लिए, और सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन की वगैरह की सबकी प्रिपरेशन करनी थी। तो फिर और कुछ हुआ ही नहीं इसके आगे, और पापा के सारे टेस्ट भी क्लियर आए। तो इसके लिए हमें फिर कुछ ABPO के लिए जाना ही नहीं पड़ा। अगर उस केस में अगर पापा का O पॉजिटिव नहीं होता, या मेरी इन लॉज में या फिर किसी भी का ब्लड ग्रुप नहीं मिलता मेरे से, उस टाइम ये सिचुएशन बन सकती थी कि मेरे मम्मी पापा किसी और को किडनी दे उनके मैचिंग के, और फिर वो O पॉजिटिव कहीं ना कहीं से मुझे अवेलेबल होता। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर के ऊपर थी, जैसे डॉक्टर ने बोला हमने बस वैसे ही किया। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज़, अब ये क्वेश्चन है बी इंस्पायर्ड, कोई उनका नाम तो नहीं है, उनके चैनल का ही नाम है, आई थिंक बी इंस्पायर्ड है कोई। वो लिखते हैं कि अभी आपका क्रेटिनिन और यूरिन प्रोटीन कितना आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अभी जो है हर हफ्ते यानी अभी 2 मंथ्स हो गए मेरे, तो अभी फॉलोअप के लिए मुझे हर 15 डेज़ पे जाना पड़ रहा है। और स्टार्टिंग के 1 मंथ जो थे वहाँ, उसमें मुझे हर वीक जाना पड़ता था फॉलोअप के लिए। तो जब भी आप जाओगे फॉलोअप के लिए, तब भी क्रेटिनिन क्या आपका CBC, RFT प्लस आपका टैक लेवल टेस्ट होता है। तो मेरा भी टैक लेवल टेस्ट हुआ, 1 वीक छोड़ के अब होता है टैक लेवल। जैसे इस वीक हो गया, अगले अब फॉलोअप के लिए जाऊँगी तो अपनी टैक लेवल होगा, फिर उसके अगले में टैक लेवल होता है।
तो अभी पता नहीं डॉक्टर कब तक टैक लेवल करें, लेकिन ये RFT जो होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है, ये आपका हर फॉलोअप में होता है। तो अभी जो मेरा क्रेटनिन है वो है 1.04, हाँ जी 1.04 है। और इससे पहले जो हो गया था वो मेरा 0.9 था। उससे पहले जब मैं ICU में थी और जब मैं तुरंत ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम मेरा क्रेटनिन 4 था। उसके बाद से फर्स्ट POD से ही मेरे क्रेटनिन कम होता गया। जब मैं ICU से डिस्चार्ज हुई तो उस टाइम मेरा क्रेटनिन 1.15 था और अभी आप देख सकते हैं मेरा 1.04 है। तो क्रेटनिन पहले हम लोग को डर लगता है कि यार 1.15 यानी 1.16 बहुत हाई है, फिर बढ़ रहा है मेरा क्रेटनिन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बॉडी मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। डॉक्टर ने बोला कि वो इतना नॉर्मल होता है उनका, ठीक है। तो क्रेटनिन आपका इस टाइम 0.9, 1.1, 1.5 तक ऐसे तक जाता है, तो अभी ये नॉर्मल है। तो क्रेटनिन इस टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। बी इंस्पायर्ड का है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी आपका BP हाई रहता है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि आपका सर्जरी होते ही तुरंत BP कंट्रोल में हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन्स इस टाइम ऐसे हैं, मेडिसिन्स हमारे डोसेज उनके इतने हाई हैं कि हमारा BP जो है बिल्कुल लो नहीं होता, ठीक है। मैंने 1 मंथ तक मैं अपना 1 मंथ तक उसको एनालाइज़ किया था, तो मेरा BP तब भी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर भी BP चेक करते हैं, और घर पे मैंने जैसे मैंने अपने बताया था ब्लॉग में, मैं अपना करती ही रहती हूँ टेस्ट। तभी भी मेरा BP 150 तक या 140 तक आ रहा था। फिर 140 तक आ रहा था, तो डॉक्टर ने इसीलिए मुझे 6 टाइम BP की मेडिसिन खाने को दी थी, यानी उसमें से एम्प्टस, आर्कमिन और एम्बेसेक्टा XR था, जिसमें मुझे आर्कमिन खाना था 3 टाइम्स, एम्प्टस खाना था 2 टाइम्स, और एक और जो दवा है वो भी खाना था। तो टोटल मुझे 6 टाइम जो था वो BP की दवा खानी थी। और अभी जो है मेरी BP की दवा मुझे 3 टाइम्स खानी है, यानी आप समझ सकते हो कि अभी मेरा BP जो है, अब BP जाके मेरा लो आने लगा है। तो मैं BP की दवाओं के अलावा कोशिश करती हूँ और सारी चीज़ों को क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपका BP बहुत हाई रहता है, फ्लक्चुएट करता रहेगा BP, तो किडनी पे फिर से प्रॉब्लम आने की देरी नहीं लगेगा, किडनी पे प्रॉब्लम आने में देरी नहीं लगेगा। इसलिए आपको BP अपना कंट्रोल करके रखना है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें ना खाऊं। खाना हमारा नॉर्मल है, खाना ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं आपको एकदम से लो सॉल्ट कर दो या सॉल्ट को गायब भी कर दो, ऐसा भी नहीं करना है आपको। आप कोशिश करो कि एक्स्ट्रा सॉल्ट ना खाओ, जैसे सैलड में आप खाते हो या ऐसे नमकीन सुबह वेफर्स हो गए, ये सब अवॉइड करो खाना, एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह। तो मैंने ये सब अवॉइड किया है, एक्स्ट्रा नहीं लेती। तो अभी जाके मेरा BP अब 103 आता है, कभी 110 आता है, अब ऐसा आता है, लेकिन तभी भी मैं दवा खा रही हूँ BP की। तो हाँ, अब मैं ये बोलूँगी कि मेरा BP जो है अब नॉर्मल आ रहा है। लेट्स सी आगे डॉक्टर का क्या कहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव आहिर का। इनका क्वेश्चन है कितने दिन हो गए ट्रांसप्लांट के आपका? गौरव आहिर, मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ्स हो गए। मेरा ट्रांसप्लांट 6 जुलाई 2021 को हुआ है, और अभी आज है 13 सितंबर। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा 2 मंथ्स हो रखा है, बस 3 मंथ्स होने वाले हैं, तो मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ्स हो चुके हैं। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन है अभी, वो है राजेश का। इनका क्वेश्चन है, आपका व्लॉग मैं देखता हूँ, दिल्ली एम्स में मेरा भी ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट हो रहा था। ओके था। मेरे माँ का शुगर हाई है, इनके माँ का शुगर, डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, अब कोई ही नहीं। पापा का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और मेरा A पॉजिटिव है, अब कोई उम्मीद नहीं बचा है, क्या करूं? तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें मत क्या करो कि उम्मीद नहीं बचा है आपके पास, या फिर एकदम से आप अब सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ऐसा बिल्कुल मत कहिए। देखिए सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही आती है। तो मेरी भी उस टाइम मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया, तो एक थोड़ा सा फीलिंग आया, लेकिन हाँ पापा आगे आ गए तो एक नई उम्मीद जग गई थी। तो आप अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है जिससे आपका ब्लड नहीं मैच कर सकता है,
तो आप हो सकता है कोई रिलेशन में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके मतलब कोई तो ऐसा होगा जो देने वाला, अगर वो भी नहीं है तो आप एक बार डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर ज़रूर हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। अगर आपके पापा का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है आपने बोला, तो आपके पापा किसी और को किडनी दे सकते हैं और आपके मैचिंग का किडनी आपको भी मिल सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आजकल ऐसे हो रहे हैं। आप प्लीज़ अपना ये ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करो इस चीज़ के बारे में, आप पता लगाओ 10 चीज़ों को इधर से उधर। आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी में भी पता लगा सकते हो। बहुत ऐसे आई थिंक आजकल ऐसे एनजीओज़ भी हैं जहाँ लोग ऑर्गेन देने को तैयार हैं। तो आप ऐसा मत कहिए कि उम्मीद नहीं बचा है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में कैसे कैसे लोग बिना रिलेशन के भी लोग किसी को ऑर्गेन डोनेट कर दे रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। अब उम्मीद जगाने की देरी है, उम्मीद अपनी छोड़ने की नहीं। तो हिम्मत मत हारिए अपना। मेरी भी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, लेकिन आज आपके सामने हूँ मैं, जैसे भी हूँ। आप देख सकते हो मुझे। तो हिम्मत नहीं हारो। अगर आप हारोगे तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। आपको हारने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रांग बने रहो, चीज़ें रास्ता ज़रूर निकलेगा, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल्स में बात करो, डॉक्टर से बात करो, बहुत सारी चीज़ें कंसल्ट करो, एनजीओज़ हैं कितने, आप पता लगाओ। कहीं ना कहीं से ज़रूर कुछ होगा, भगवान चाहेंगे तो, और ऊपर वाला ज़रूर आपका साथ देगा। तो दुआ है कि आपको जल्दी ही रास्ता मिले और आपका भी ट्रांसप्लांट जल्दी हो जाए। तो गाइज़, ये सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स उम्मीद है मैंने दिए होंगे, अच्छे से दिए होंगे। और जितना मुझे पता है, जितना मैं अपनी इन्फॉर्मेशन से देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। जो मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो इसलिए मैं शेयर करती हूँ, और इसीलिए मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट किया कि जो चीज़ें मैं मेरे पे से गुजर रही हैं, मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जैसे मेरी किडनी अचानक फेल हुई, मुझे पता भी नहीं चला कि कब फेल हुआ, कैसे फेल हो गया। बस जब हॉस्पिटल में गई तब ये पता चला कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है। उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था आज तक कि मैं एक वो ऑर्गेन खतरे में होगा। जब मैं एक स्पोर्ट्स वूमेन रह चुकी हूँ अपनी लाइफ में, अपने कॉलेज, अपने स्कूल टाइम में, मैं इतनी हेल्दी लाइफ जीती थी। लेकिन कैसे चीज़ें क्या हुई नहीं पता। तो कभी कभी सारी चीज़ें ऊपर वाले पे होती है। बस जो मेन पॉइंट होता है कि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखना है, अपने आप को मजबूत करके रखना है कि चीज़ें जो भी हो जाए, जैसी भी उस वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, आपको हार नहीं माननी है। तो गाइज़, ये चलते हैं वीडियो को एंड करने। तो उम्मीद है आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप हमेशा अपना प्यार जो है बना देते रहिए मुझे अपना शावर्स ऑफ ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहिए मुझे। और मेरी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे मोटिवेट करते रहिए, और ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लेके आऊँ, जो कि आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू गाइज अगेन वॉचिंग माई व्लॉग्स। लव यू ऑल एंड अपना ख्याल रखिए बिल्कुल ध्यान से, और खुश रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ों का सलूशन अपने आप निकलता जाएगा। तो ओके, बाय बाय, सी यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।